हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकॉन में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। कौन से चौथा पार्ट करने जा रहे हैं? हमने इसके पहले पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 कर लिया है, पार्ट 3 कर लिया है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 60 क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया है। और ये जो है वीडियो ये जो है आज की क्लास 4 होगा, इसमें हम 60 से आगे वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चंस को आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन दिया है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? ऑप्शन दिया है 1832 में, 1829 में, 1866 में, 1870 ईस्वी में। तो यूनान जो था, यूनान पर सबसे पहली बात कि यूनान पर जो था किसका अधिकार था? तो यूनान पर अधिकार था किसका? तुर्की का। इसने इस पर अपना प्रभाव बना रखा था, इसको अपना अपना मतलब कहें तो उपनिवेश बना रखा था। ठीक है, अब इसी के बीच दोनों के बीच युद्ध होती है। युद्ध के बाद क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है। ऑप्शन हमारा दिया है एम, जो राइट ऑप्शन होगा, यानी 1832 में यूनान पूरी तरह तुर्की के प्रभाव से निकल जाता है और ये एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1832 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मर्सिले किस देश की राष्ट्रगान है? मर्सिले जो है किस देश की गान है? कहने का ऑप्शन दिया है अमेरिका की, फ्रांस की, इंग्लैंड की या फिर भारत की। हर देश का अपना अपना जो है एक राष्ट्रगान होता है। क्या होता है? राष्ट्रगान। हर देश का अलग अलग अपना एक राष्ट्रगान होता है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के भी जो है राष्ट्रगान है जनगण। ठीक है, उसी प्रकार क्या है? जनगण है। उसी प्रकार ये जो है कह रहा है मर्सिले जो है, मर्सिले किस देश की राष्ट्रगान है? तो ऑप्शन दिया है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत। तो ये मर्सिले जो राष्ट्रगान है ये है किसका? ये है फ्रांस का। किसका है? फ्रांस का है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1829 की एडियानोपुल की संधि किस किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन दिया है फ्रांस इंग्लैंड के बीच, जर्मनी ऑस्ट्रिया के बीच, इटली ऑस्ट्रिया के बीच या फिर तुर्की यूनान के बीच। तो एडियानोपुल की जो संधि हुई थी वो हुई थी हमारा तुर्की और यूनान के बीच। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रांस की जनता कितने स्टेटों में बटी हुई थी? फ्रांस की जो जनता थी, कह रहा है फ्रांस की जनता कितने स्टेटों में बटी हुई थी? तो फ्रांस की जो जनता थी, ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन पे एक नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5। तो फ्रांस की जो जनता थी वो 3 स्टेटों में बटी हुई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी फ्रांस की जनता कितने स्टेटों में बटी हुई थी? 3 स्टेट में, 1, 2 और 3। 1 में हमने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 में जो थे वो आते थे कौन लोग? वो आते थे पादरी लोग। दूसरे में कौन आते थे? दूसरे में आते थे कुलीनबर्ग। और तीसरे में कौन आते थे? तीसरे में आते थे मजदूर। मजदूर और कहें तो मजदूर और किसान वर्ग। किसान वर्ग के लोग इसमें आते थे। ठीक है, तब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 3 स्टेटों में बटी हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वियना सम्मेलन, ये वियना संधि या फिर कहें तो वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक, विलियम प्रथम, लुईस 16वां। तो ये जो था वियना सम्मेलन,
ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक नजर इस पे देख लेते हैं। ये जो हमारा वियना सम्मेलन जो था, या फिर कहें तो वियना संधि, ठीक है, ये वियना संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। जो ये जो वियना है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना की संधि की गई, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मेटरनिख। मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया के क्या थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ठीक है। चलिए, तो हम राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन कर रहा था, तो मेटरनिख कर रहा था, ठीक है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कब हुआ था, इस भी हमने बता दिया, 1815 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लाल कुर्ती वालों का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती वालों का गठन किसने किया था, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने, काबूर ने, बिस्मार्क ने। ये जो क्वेश्चन है काफी वीवीआई क्वेश्चन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में देखने को आया है कि लाल कुर्ती वालों का गठन किया किसने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन दिया मेजनी, गैरीबाल्डी, काबूर और बिस्मार्क। तो ये किए थे गैरीबाल्डी, ठीक है, जो पेशे से नाविक थे, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती वालों का गठन किया था, ठीक है। पेशे से क्या थे, नाविक थे, भी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन दिया है यूनान की, फ्रांस की, तुर्की की, हंगरी की। तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम जो है, पहली बात किस किस के बीच चला था, यानी कि यूनान है तो डायरेक्ट सी बात है कि पहली बात तो यूनान होगा, ठीक है। और यूनान के एंटी में कौन था, तो ये था तुर्की, क्योंकि तुर्की ने ही यूनान को अपना क्या बना रखा था, अपना उपनिवेश बना कर रखा था, यानी इसका इस पे तुर्की का यूनान पर प्रभाव था, तो ये इसका उपनिवेश था, ठीक है। तो ये जो था कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो पराजय हुई थी तुर्की की, ठीक है। पराजय किसकी हुई थी, तुर्की की हुई थी। और विजय किसकी हुई थी, विजय हुई थी यूनान की। और इसकी क्या हुई थी, इसकी हुई थी हार। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पराजय किसकी हुई थी, तो तुर्की की हुई थी। पराजय पूछ रहा है, पराजय पूछेगा तो तुर्की, और जब जीत पूछेगा तो विजय पूछेगा तो यूनान। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है पराजय, पराजय पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर विजित पूछ लेता तो विजित यानी कि जीता हुआ कौन सा देश था, तो होता यूनान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन दिया है प्रसा का, नेपल्स का, ऑस्ट्रिया का, या फिर जर्मनी का। पहली बात कि सिडोवा का युद्ध कब हुआ था, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो था सिडोवा, सिडोवा का युद्ध जो था, ये हुआ था हमारा 1866 ईस्वी में। कब हुआ था, 1866 ईस्वी में सिडोवा का युद्ध होता है। और ये जो युद्ध था किस किस के बीच लड़ा गया था, पहली बार तो ये जो सिडोवा का युद्ध था, ये हुआ था प्रसा, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, ठीक है। इसमें जो है प्रसा की जीत हुई थी और ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, यानी कि पराजय मतलब हार, ठीक है। और प्रसा की क्या हुई थी, जीत हुई थी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। इसमें भी पराजय पूछ रहा है, तो पराजय हम क्या मारेंगे, ऑस्ट्रिया। जो हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, सी नंबर दिया है, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने जीत भी बता दिया किसकी जीत होती है, ठीक है। इसमें मानिए कि दो क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जीत हार, और यहाँ पर कब हुआ था ये, इस डेट भी हमने डेट भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण संभव पूरा हो पाया। ये जो कह रहा है किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण संभव हो पाया था, कहने का मतलब है किस युद्ध के बाद इटली जो है एक हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है सेडोवा का युद्ध, वाटरलू का युद्ध, सीडान का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो था सीडान के युद्ध के बाद इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर खाली इटली पूछ रहा है, तो इटली भी वही होगा, और जर्मनी का भी एकीकरण इसी युद्ध के बाद हुआ था, यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये था सीडान, सीडान के युद्ध के बाद ही क्या हुआ था,
इटली एवं जर्मनी का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। और सीडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। कब हुआ था, 70 ईस्वी में। और इसी की एवज में एक क्या होता है, एक संधि होता है, जिस संधि का नाम दिया जाता है क्या, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या दिया जाता है, फ्रैंक फर्ट की संधि। इसी संधि के बाद इटली एवं जर्मनी को क्या किया जाता है, एक कर दिया जाता है, यानी कि एकीकरण हो जाता है। तो यहाँ युद्ध पूछ रहा है तो हम युद्ध क्या क्या डालेंगे, सीडान। ठीक है, सीडान युद्ध के बाद जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण हो जाता है। यहाँ हमारा सवाल क्या पूछा है, खाली इटली, तो वही आंसर होगा, यानी सीडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण संभव पूरा हो पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस संधि के द्वारा जर्मनी एकीकरण संभव, वही बात है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में वही बता दिया। ऑप्शन दिया फ्रैंकफर्ट की संधि, डेनमार्क की संधि, वर्साई की संधि या फिर वियना की संधि। ठीक है, ये जो था फ्रैंकफर्ट की संधि आपकी हुई थी 1871 में, डेनमार्क की संधि, ये वर्साई की संधि, एक बार ये देख लेते हैं। वर्साई की संधि हमारा हुआ था 1919 ईस्वी में, और वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया, तो ये जो था फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है मेटरनिक को, नेपोलियन को, गैरीबल्डी को या फिर मेजिनी को। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहने कहे तो जन्मदाता कुछ नेपोलियन के प्रभाव से भी हुआ था इटली में एक राष्ट्रवाद का, और कुछ मेजिनी की वजह से। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन भी थे, गैरीबाल्डी भी थे। गैरीबाल्डी को तो इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ठीक है, गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रवाद, इसमें पूछ रहा है राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा नेपोलियन, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बोनारी का संगठन की स्थापना कब की गई थी, यानी कार्बोनारी जो संस्था थी एक गुप्त संस्था थी। यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कार्बो नारी कैसी संस्था थी, एक गुप्त संस्था थी। कैसी, गुप्त संस्था। अब कह रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना ऑप्शन दिया है 1800 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, फिर 1810 ईस्वी में। तो इसका स्थापना जो था, कार्बोनारी का स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। ये जो नेपोलियन संहिता थी या फिर कहें तो नेपोलियन कोड, ये जो था, ये इसमें कुल कितने कोड है, कोड पूछ रहा है, यानी कितने कोड है। ऑप्शन दिया है 4 कोड, 5 कोड, 7 कोड, 2 कोड। तो ये जो था नेपोलियन कोड में कुल कोड कितने थे, 5 कोड थे। कितने थे, 5 कोड थे। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 5 कोड थे, ये वाला। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब, ये जो है जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। तो ऑप्शन दिया हैदर अली, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्ताना या फिर मीर कासिम। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदर अली। ठीक है, जो ये कहाँ के शासक थे, ये थे मैसूर के। कहाँ के शासक थे ये, यहाँ पर दिया है, ये कहाँ के शासक थे, मैसूर। यहाँ पर इस चीज को हम एक्सप्लेन कर दें, मैसूर। ठीक है, ये कहाँ के शासक थे, मैसूर के साथ। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, यानी इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। किसकी कहें तो कूटनीति के बल पर इटली के एकीकरण संभव पूरा हो पाए। ऑप्शन दिया बिस्मार्क के, गैरीबाल्डी के, मेटरनिक के, मेजिनी के। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के तो विरुद्ध ये था, मेटरनिक था। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इटली के एकीकरण के मसीहा किसे कहा जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क को। ठीक है, इन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर क्या किया था, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण को तो सार्थक बनाया था। ठीक है, बिस्मार्क। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, बिस्मार्क को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? जो फ्रांस था, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? ऑप्शन दिया है व्यवस्थापिक सभा, संविधान सभा में, नेशनल कन्वेंशन में, या फिर डायरेक्टरी में। ठीक है, तो हम राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि संविधान सभा में। ठीक है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, किस सभा में? यानी तो संविधान सभा में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ये जो क्रीमिया का युद्ध था कब हुआ था, कब पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1848 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में, 1853 से 54 ईस्वी में, या फिर 1830 ईस्वी में। तो ये जो क्रीमिया का जो युद्ध था, क्रीमिया का युद्ध जो था ये आपका हुआ था 1853-54 में। कब हुआ था? 1853-54 ईस्वी में ये क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है नेपोलियन बोनापार्ट को, वॉल्टेयर को, दिदरो को, या फिर रूसो को। तो फ्रांस की क्रांति का, यहां पर फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, क्या पूछ रहा है? अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारे रूसो को। किसको कहा जाता है? रूसो को। किसको? रूसो को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। वैसे तो वॉल्टेयर भी थे, रूसो थे, मोंटेस्क्यू भी थे। ठीक है, मोंटेस्क्यू का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो रूसो का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय में, या फिर फ्रांस में क्रांति होने का मुख्य रीजन रूसो का माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही चित्रकला के माध्यम से, कविता के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना या जगाने की प्रयास किया। तो ये पहले व्यक्ति थे फ्रांस में जो इन्हीं के हैं, तो इन्हीं की विचारधाराओं से लोग प्रभावित होकर फ्रांस के राजा लुई 16वां के खिलाफ विद्रोह कर दिए। कब? 1789 में। हमने पिछले वीडियो में बना दिया है, अगर नहीं देखे हो तो जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देख ले। ये हमारा कौन सा वीडियो है? ये हमारा 4th वीडियो है। ठीक है, उसमें जाएंगे तो पूरा लाइन बाय लाइन पूरी क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। हमने इस पूरी 4 वीडियो में इस चैप्टर के ऑलरेडी तो कंप्लीट हमने कर दिया है। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रूसो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिस्मार्क प्रासा का चांसलर कब बना? ये जो बिस्मार्क था ये प्रासा का चांसलर कब बना? ऑप्शन दिया 1860 ईस्वी में, 1862 में, 1863 में, या फिर 1865 ईस्वी में। तो ये जो था ये बिस्मार्क था प्रासा का चांसलर 1863 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1863 में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था? ऑप्शन दिया है जलवेराइन का, क्रांति सेना का, यंग इटली का, या फिर यंग यूरोप का। ठीक है, तो ये 1834 में मेजनी जो था यह यंग यूरोप की स्थापना की थी। किसकी? यंग यूरोप की। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी यंग यूरोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये जो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है सीडान का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, फ्रैंकफर्ट की संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो था हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सीडान, यानी कि सीडान का युद्ध जो था 1870 ईस्वी में हुआ था, और सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में, और फ्रैंकफर्ट की संधि जो था ये हमारा हुआ था 1871 ईस्वी में।
तो हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है कि 1870 की में फ्रांस और प्रुसिया के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध को किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी और किस नाम से जाना जाता है, तो सीडान के उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में ही है 1870, ठीक। ये युद्ध कब हुआ था, 1870 हुआ था। इस चीज को हमने भी यहाँ पर कंप्लेन कर दिया है और इसको भी हमने दिखा दिया है। और ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, इसके भी बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, यानी कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को, यूनान को, पोलैंड को या फिर मिस्र को। तो यूरोप का जो मरीज है तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि तुर्की ने ही यूनान पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। इस वजह से यूनान को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है, तुर्की को। हो जाए कई क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है सेनापति के पद पर या फिर राजदूत के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, गृह मंत्री के पद पर, ठीक है। तो ये जो काउंट काबूर थे विक्टोर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1829 की एडिनोपुल की संधि किस किस देश के साथ हुई थी। ये 1829 में जब ये एडिनोपुल की संधि हुई थी, कह रहा है किस किस देश के साथ हुई थी, तुर्की और रूस के बीच, तुर्की और ब्रिटेन के बीच, तुर्की और पोलैंड के बीच या फिर तुर्की और मिस्र के बीच। तो ये जो एडिनोपुल की जो संधि हुई थी ये आपका हुआ था, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। तो ये किस किस के बीच हुई थी, तुर्की और रूस के बीच हुई थी, ठीक है, किसके, रूस के बीच हुई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर एडियानोपुल की संधि किस किस देश के साथ हुई थी, तो रूस और तुर्की के बीच, यानी तुर्की और रूस के बीच या फिर रूस और तुर्की के बीच कह लीजिए, ठीक है। कब हुई थी, यहाँ पर डेट भी बता दिया है, 1829 में ये एडियानोपुल की संधि हुई थी, ठीक है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन यहीं पर बन जा रहा है, ठीक है। किस किस के बीच, ये बन गया, एडियानोपुल की संधि कब हुई थी, यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रांस की राष्ट्रभाषा क्या थी, फ्रांस की राष्ट्रभाषा क्या थी, ठीक है। अरबी, फ्रेंच, रोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस जब आजाद हुआ, यानी कि फ्रांस में जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद जब लुई 16वां से मुक्ति मिली, तब उसके बाद कहा, वहां के लोगों ने यह तय किया कि नहीं, अब फ्रांस का भी एक राष्ट्रीय भाषा होगा, जो जो क्या होगा, फ्रेंच होगा, ठीक है। तो फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा को क्या किस नाम से जाना जाता है, फ्रेंच के नाम से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी फ्रेंच हो जाएगा। फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा क्या है, फ्रेंच। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लुई 16वां का, यानी ये जो लुई 16वां शासक था, इसकी पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, इसकी पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। यह भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है जरीना, एलिजाबेथ, मेरी अंतोतेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लुई 16वां की पत्नी थी वो थी मेरी अंतोनेट, ठीक है। ये हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरी अंतोतेन कहाँ की राजकुमारी थी। ये जो मेरी अंतोतेन थी कहाँ की राजकुमारी थी, ठीक है। ये थी, ऑप्शन दिया है जर्मनी का, यूनान का, बुल्गारिया का या फिर ऑस्ट्रिया का, ठीक है। तो ये जो थी अंतोतेन जो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। अंतोतेन किसकी पत्नी थी, तो ये लुई 16वां की पत्नी थी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लुई 16वां, यानी जो लुई 16वां शासक था, फ्रांस का सम्राट कब बना था, यानी लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब बना था। ऑप्शन दिया है 1770 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में या फिर 1783 ईस्वी में। ये जो लुई 16वां जो था 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, लास्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है।
आज की वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। दैट्स ऑल।